Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the topic for discussion is Le Chatelier's principle, and this video is the part 2 of this topic. In the previous video, we have discussed these points: Le Chatelier's principle, factors affecting chemical equilibrium, effect of change in concentration, effect of change of concentration on ammonia synthesis, and in the present video, we are going to discuss these topics, that what is the effect of change in pressure on the equilibrium, and what is the effect of change in temperature on the system, and then how to get maximum yield of ammonia by Haber process, and then how to get maximum yield in the manufacture of sulfuric acid by contact process. And there is another example of manufacture of nitric acid by Birkeland-Eyde process, and here we shall discuss that how we can get maximum yields in these three examples. पहली वीडियो में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ऑन द इक्विलिब्रियम सिस्टम। अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सिस्टम which is already at equilibrium, and we are going to change the pressure, and whenever we will change the pressure, the volume will be certainly change. तो वॉल्यूम या प्रेशर चेंज करने से किसी इक्विलिब्रियम पर क्या चेंज आती है, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो ज़हन में आपने चीज़ बिठानी है वो ये है कि change in pressure affects only those equilibria where gases are involved, and number of moles of reactants are different from number of moles of products. इसमें ये बात याद रखनी है कि प्रेशर में चेंज लाने से या वॉल्यूम में चेंज लाने से सिर्फ वो इक्विलिब्रिया डिस्टर्ब होते हैं जहाँ पर सिर्फ गैसेस इन्वॉल्व होती हैं। जहाँ पर लिक्विड्स या सॉलिड्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो पहले ही बहुत करीब होते हैं, इसलिए प्रेशर का कोई ख़ास उन पर असर नहीं होता। लेकिन गैसों के मॉलिक्यूलों में काफ़ी फासले होते हैं, इसलिए प्रेशर का गैस के मॉलिक्यूलों पर बहुत असर होता है, वॉल्यूम में बहुत चेंज आती है। और फ़र्ज़ करें ये एक इक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्टेंट्स भी गैस फॉर्म में और प्रोडक्ट्स भी यहाँ गैस फॉर्म में। तो यहाँ अगर आप देखें तो रिएक्टेंट के आपको नज़र आएगा कि कुल यहाँ पे मजमूई तौर पर 2 मोल हैं, यानी 1 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल आयोडीन का। तो टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू 2, और प्रोडक्ट्स के भी यहाँ पर 2 ही मोल हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रही, जितने मोल रिएक्टेंट के हैं उतने ही मोल प्रोडक्ट के हैं। अगर ऐसा इक्विलिब्रियम हो जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स में कोई फ़र्क ना हो बल्कि इक्वल हो, तो ऐसे इक्विलिब्रिया पर भी प्रेशर के कम या ज़्यादा करने से इनकी मिकदारों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी प्रेशर में चेंज लाने से एक तो यह है कि लिक्विड्स और सॉलिड में कोई फ़र्क नहीं आता, उनकी मिकदारों में कोई फ़र्क नहीं आता, और दूसरा यह है कि अगर गैस वाला ही इक्विलिब्रियम है तो उसमें भी उस हालत में प्रेशर की तब्दीली पर कोई असर नहीं होगा जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो उनके नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हों। इन डेल्टा एन यहाँ पे 0 है। तो चेंज इन प्रेशर का असर सिर्फ उन इक्विलिब्रियम पर होगा जिनमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से डिफरेंट होंगे। जिस तरह यहाँ पे ये एग्जांपल्स आप देखें, इसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल जो है वो 1 है और प्रोडक्ट्स के 2 मोल हैं, इसमें नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं। इसमें प्रेशर कम या ज़्यादा करने से इक्विलिब्रियम की मिकदारों पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर है
नंबर ऑफ मोल्स जो हैं प्रोडक्ट्स के वो 2 हैं और रिएक्टेंट्स के 1 हैं। तो इस तरह यहाँ पर भी डेल्टा एन जो है वो मौजूद है, 0 नहीं है। इस तरह यहाँ पर भी आप देख लें कि नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं, रिएक्टेंट्स के 3 हैं, प्रोडक्ट्स के 2 हैं। इस तरह यहाँ रिएक्टेंट्स के 4 हैं, प्रोडक्ट्स के 2 हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल 2 हैं, प्रोडक्ट के 2 हैं, तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स में चेंज नहीं आ रही। इसलिए प्रेशर को बढ़ाने से या प्रेशर को कम करने से इक्विलिब्रियम की मिकदारों पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये इक्विलिब्रियम है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर NO बना रही हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बना रही हैं। तो यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रही। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल भी 2 हैं, प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल भी 2 हैं। तो इसलिए इस इक्विलिब्रियम पर भी प्रेशर के बढ़ाने से या प्रेशर के डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम वाली मिकदारों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस यहाँ पे समरी ये है कि प्रेशर में चेंज लाने से सिर्फ उन इक्विलिब्रियम पर फर्क पड़ता है जिसमें एक तो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस फॉर्म में हो, और दूसरा ये है कि उनमें नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हों, यानी रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से डिफरेंट हों। अगर नंबर ऑफ मोल में चेंज नहीं आ रही तो तब भी प्रेशर के चेंज करने से इक्विलिब्रियम की मिकदारों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये चीज़ ज़हन में अच्छी तरह बिठा लें कि प्रेशर बढ़ाने या कम करने से इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ता है। ये फिक्रा जो है इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। When pressure is increased on a gaseous equilibrium reaction, the equilibrium will shift in the direction having less number of moles. यानी प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स में कमी आ रही है। यानी किसी गैसियस इक्विलिब्रियम पर प्रेशर को इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम उस सिमत में शिफ्ट होगा जिस सिमत में नंबर ऑफ मोल्स कम है। यानी यहाँ पे आप देखें तो इस एग्जांपल में N2O4 इज कन्वर्टेड टू NO2। इसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल 1 है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 2 है। सो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल यहाँ पे कम है। तो फर्ज करें एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, वहाँ पे कुछ मिकदार जो है वो N2O4 की है, कुछ मिकदार वहाँ पे NO2 की है। वो सिस्टम पर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स में कमी आ रही है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखें कि हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स में कमी जो है वो रिएक्टेंट की तरफ आ रही है। इसलिए इस सिस्टम पर प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, यानी जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट की सिमत में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप इसका रिवर्स करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे, तो इसका रिवर्स होगा, यानी सिस्टम उधर से शिफ्ट होगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। जैसा यहाँ ये देखें, ये एरो से ज़ाहिर किया गया कि व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट्स यानी प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। इस तरह प्रेशर कम करने से इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दैट साइड विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, यानी ये इक्विलिब्रियम जो है ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट्स मज़ीद बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस सिस्टम में अगर आपने प्रोडक्ट्स ज़्यादा हासिल करनी है तो वहाँ आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा, वॉल्यूम सिस्टम का बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह यही सूरत हाल इस सिस्टम की है। इसमें भी वही सिचुएशन है जो N2O4 वाली है कि प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। इसे यहाँ देखें तो यहाँ रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल जो हैं वो 3 हैं, प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल 2 हैं। तो प्रोडक्ट वाली साइड पर नंबर ऑफ मोल कम है। तो इस सिस्टम पर प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल कम है, यानी फॉर्मेशन ऑफ SO3 ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स राइट शिफ्ट होगा, प्रेशर कम करने से इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। सिमिलर इज द केस विद द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। और ये जो दो एग्जांपल्स हैं इसमें चूँकि नंबर ऑफ मोल में कोई चेंज नहीं आ रही,
रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हैं, इस केस में भी और इस केस में भी। तो इसलिए प्रेशर को इंक्रीज करने का भी कोई इफेक्ट नहीं है और प्रेशर को डिक्रीज करने का भी यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो समरी इस पूरी डिस्कशन की ये है कि किसी गैसियस इक्विलिब्रियम पर जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस साइड पर शिफ्ट होगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स में कमी आ रही है और वाइस वर्सा। यहाँ पर अमोनिया की फॉर्मेशन की पिक्चर दी गई है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हैं दे आर कन्वर्टिंग टू अमोनिया। ये एक तस्वीरी खाका पेश किया गया है ताकि ज़हन में एक तस्वर इसका अच्छी तरीके से बैठ जाए कि ये एक सिस्टम है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्लोज किया हुआ है। तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन करने से अमोनिया के मालिक्यूल भी बने हुए हैं। ये मालिक्यूल अमोनिया का है, ये मालिक्यूल हाइड्रोजन का है और नाइट्रोजन के मालिक्यूल को ये ब्लू बार से शो किया गया है। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन के मालिक्यूल हैं और ये मालिक्यूल जो हैं ये हाइड्रोजन के हैं और ये मालिक्यूल अमोनिया के हैं। अब हमने जिस तरह पीछे डिस्कस कर लिया कि अगर सिस्टम पर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स में कमी आ रही है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स के कम है, इसलिए इस सिस्टम पर प्रेशर बढ़ाने से ये प्रेशर बढ़ा दिया गया और पिस्टन जो है वो नीचे मूव कर गया। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम में कमी आ गई और इक्विलिब्रियम जो है वो अब रीएडजस्ट होगा और रीएडजस्टेड इक्विलिब्रियम पर अमोनिया की मिकदार पहले से बढ़ चुकी होगी। तो अब यहाँ पर आप देखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया जो है वो 3 है, यहाँ पर 3 है, 1 2 और 3। और यहाँ इस नए इक्विलिब्रियम पर अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमोनिया के जो हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं पहले की निस्बत। 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं। ये एक तस्वर देने की कोशिश की गई है, ये एक्चुअल सिचुएशन तो नहीं है। यानी वहाँ पे मिकदारें तो ज़रूर बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक तस्वराती खाका आपको दिया है ताकि आपके ज़हन में ये चीज़ अच्छी तरह बैठ जाए कि प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम पर क्या असर होता है। तो इस नए सिस्टम पर अमोनिया के मॉलिक्यूलों की मिकदार बढ़ चुकी है। अभी यहाँ पर हम तीसरा फैक्टर डिस्कस करेंगे जो कि टेम्परेचर का है, यानी किसी इक्विलिब्रियम पर का टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से इक्विलिब्रियम की स्टेट पर क्या चेंज आती है। तो रिएक्शन जो हैं ये हीट के लिहाज से दो तरह के हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हैं ये वो रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, हरारत खारिज होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो हैं जिनमें रिएक्शन के दौरान हीट देनी पड़ती है, हीट जो है वहाँ पे देंगे तो रिएक्शन होगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन को या एक्सोथर्मिक रिएक्शन को पेपर के ऊपर जाहिर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। रिएक्शन को देखकर आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। उसका अंदाज़ा या तो ये हो सकता है कि आप खुद रिएक्शन कर लें और फिर देख लें, प्रैक्टिकली देख लें, लेकिन इस तरह हर वक्त मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए किताबों में और लिटरेचर में जो इक्वेशंस लिखी होती हैं वहाँ पर हीट के मतलब भी साथ बताया होता है और वो हीट लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हम जान लेते हैं कि रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक लिखा हुआ है या एंडोथर्मिक लिखा हुआ है। आम तौर पे ये तरीक़ेकार है लिखने का कि इक्वेशन लिखी होती है और उसके बाद डेल्टा एच जो है उसकी आगे वैल्यू लिखी होती है कि कितने यानी एंथैल्पी चेंज कितनी है वहाँ पर। उसमें यानी हीट की यूनिट जो है वो लिखी होती है किलो कैलोरी या कैलोरीज, उनके साथ वहाँ उनकी मिकदार के साथ माइनस का साइन होता है या प्लस का साइन होता है। तो अगर रिएक्शन के बाद डेल्टा एच अलग से लिखी हुई है और इस अमाउंट के साथ नेगेटिव का साइन है तो फिर जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है। ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन है, यहाँ भी नेगेटिव का साइन है। तो ये चारों जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है और ये तीन रिएक्शन जो हैं ये एंडोथर्मिक है जिसमें डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है।
अभी बाज़ औक़ात इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो फिर तो ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह नहीं लिखा होता, बल्कि इस फॉर्म में लिखा होता है। यानी जो हीट यहाँ पे रिलीज़ हो रही है, उसको यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ ही वहाँ पर लिख दिया जाता है। यानी अगर तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो प्रोडक्ट के साथ ही प्लस का साइन डालकर इस हीट को लिख देते हैं। अगर रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, तो रिएक्टेंट के साथ इस अमाउंट को, हीट वाली अमाउंट को लिख देते हैं। यानी रिएक्टेंट वाली साइड पर ये जो किलो कैलोरीज हैं ये लिख दी गई हैं। या बाज़ का इस तरह होता है कि रिएक्टेंट वाली साइड पर लिखने की बजाय इसको प्रोडक्ट वाली साइड पर नेगेटिव का साइन डालकर लिख देते हैं, जैसा ये लिखा हुआ है। यानी असल में ये हीट जो है ये इस तरफ रिएक्टेंट वाली साइड पर थी, यहाँ प्लस का साइन आना था, इसको इस तरफ लिख के नेगेटिव का साइन डाल दिया। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को ज़ाहिर करने के। तो इसको आप आसानी के लिए यूँ समझ लें कि जिस तरह ये ए और बी जो है ये इसके रिएक्टेंट हैं और सी एक प्रोडक्ट है, तो बिल्कुल इसी तरह हीट जो है ये भी या तो ये रिएक्टेंट होगी या ये प्रोडक्ट होगी। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट हमें देनी है, तो आप यूँ समझ लें कि ये हीट जो है ये एक रिएक्टेंट है, और ये एक्स और वाई के साथ साथ ये हम हीट देंगे तो फिर रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हीट जो है ये एक रिएक्टेंट है और इसलिए इसको रिएक्टेंट वाली साइड पर यहाँ पे ज़ाहिर किया गया। लेकिन बुक्स में जिस तरह मैंने बताया कि आमतौर पर डेल्टा एच अलग लिखते हैं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए फिर इस तरीके से डेल्टा एच जो है उसकी मकदार लिखकर, साथ यूनिट लिखकर, उसके साथ प्लस का साइन डाला होता है। लेकिन एक्चुअली जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हीट जो है ये एक रिएक्टेंट है। और इसका रिवर्स ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शनों में जहाँ ये प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, सी और डी बन रहे होते हैं, वहाँ साथ ही हीट भी प्रोड्यूस हो रही होती है और सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। तो हीट वहाँ पर एक प्रोडक्ट होती है। ये हीट जो है ये जिस तरह ये सी और डी प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह ये भी प्रोडक्ट है। इसलिए इसको अगर इस फॉर्म में ज़ाहिर हमने करना है तो प्लस का साइन डालकर ज़ाहिर करते हैं। ये जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं हम उनको प्लस का साइन डाल के शो कर देते हैं। तो इसी तरीके से ये यहाँ पे प्लस के साइन डाल के शो किया गया है। तो ये सारे जो रिएक्शंस हैं, ये चले 4 रिएक्शन जो हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, और ये जो 3 रिएक्शंस हैं ये एंडोथर्मिक हैं। इसलिए हीट वाली अमाउंट को रिएक्टेंट वाली साइड पर लिखकर प्लस का साइन लगा दिए। अगर हीट को ये राइट साइड पर लिखना है प्रोडक्ट के साथ, फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। अगर इस हीट को आपने बाहर लिखना है, अलग से लिखना है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम फिर ये प्लस का साइन लगाएंगे। या रिएक्शन के अंदर लिखना है प्रोडक्ट वाली साइड पर, तो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए नेगेटिव का साइन, क्योंकि ये हीट इसमें इस तरफ थी, इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। तो इसलिए ये सिचुएशन आप याद रखें कि किस तरीके से रिएक्शन लिखे गए हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो जिस तरह अभी हमने अच्छी तरह समझ लिया कि रिएक्शन जो है हीट के लिहाज से दो तरह के हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस को किसी भी फॉर्म में लिखा हो तो आपको ये आपकी ज़रूर पहचान कर लेनी चाहिए कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक लिखा हुआ है या एंडोथर्मिक लिखा हुआ है। तो इसकी तीनों मुख्तलिफ किस्में लिखने की जो है हमने अभी डिस्कस कर ली हैं। अब फ़र्ज़ करें कि ये रिएक्शन है जिसमें ए और बी जो है रिएक्टेंट्स हैं, they are producing the product C and the reaction is at equilibrium at a certain temperature। अगर रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है तो हीट जो है ये एक प्रोडक्ट है। अब आप इस सिस्टम को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, इसको, इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अब आप बाहर से और हीट देने जा रहे हैं। तो आपने ये काम किया है, आपने यानी हीट इसमें और ऐड कर दी है, और हीट पहले भी यहाँ मौजूद है और इस साइड पे हीट जो है वो और ऐड हो गई है। तो ये वाली साइड जो है ये वजनी हो गई, यानी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हो गई। तो जब प्रोडक्ट ज़्यादा होती हैं तो फिर जैसे हमने पीछे डिस्कस कर लिया हुआ है, रिएक्शन जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होगा ताकि ये सिस्टम दोबारा बहाल हो सके, ये इक्विलिब्रियम दोबारा बहाल हो सके। तो रिएक्टेंट जो है ये थोड़ा सा और बन जाएंगे प्रोडक्ट से, जो प्रोडक्ट बनी हुई थी वो रिएक्टेंट में वापस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगी ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा बहाल हो सके। तो रिएक्टेंट की मकदारें पहले की निस्बत थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। तो इसी तरह अगर आप
एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये सिस्टम जो है ये एंडोथर्मिक को शो कर रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट है ये रिएक्टेंट वाली साइड पर है। रिएक्टेंट ही यानी रिएक्टेंट की तरह ये हीट भी एक रिएक्टेंट है। तो इस तरह जिस तरह हमने ये डिस्कस किया था कि रिएक्टेंट की मिकदारों को जब हम बढ़ाते हैं तो ये रिएक्टेंट वाली साइड जो है ये वजनी हो जाती है। तो इसी तरह हीट को आप इसमें बढ़ाएंगे तो आपने रिएक्टेंट वाली साइड को वजनी कर दिया। तो अब लाजमी तौर पर जो रिएक्टेंट हैं ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हम हीट देते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ जाती है ताकि ये इक्विलिब्रियम दोबारा बहाल हो सके इस तरीके से। तो इस तरीके से अब आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट बढ़ाने का क्या इफेक्ट होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट बढ़ाने का क्या इफेक्ट होता है। और इसी तरह अब आप इसका रिवर्स भी खुद सोच सकते हैं कि टेम्परेचर हम कम कर दें यानी हीट वहाँ से निकाल लें तो फिर क्या होगा। यानी अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उसमें से आप हीट बाहर निकाल रहे हैं यानी उसको आप ठंडा कर रहे हैं तो आप उसमें प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहे हैं। जब आप प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे तो रेक्टेंगल वाली साइड जो है ये वजनी हो जाएगी और ये साइड जो है ये हल्की हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी ये। तो अब समझ सकते हैं अच्छी तरह कि जो रेक्टेंट हैं वो चूँकि वजनी हो चुके हैं तो उनको लाजमी तौर पर अब प्रोडक्ट में शिफ्ट होना है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में अगर हम हीट को निकाल लेते हैं यानी हम सिस्टम को ठंडा कर देते हैं तो फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। इस तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन को अगर हम ठंडा करते हैं तो यानी इसका मतलब ये है कि हमने रिएक्टेंट को थोड़ा सा वहाँ से बाहर निकाली है, हीट को बाहर निकाली है, रिएक्टेंट को कम कर दिया है। तो रिएक्टेंट हमने कम कर दिए यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर लो करने का मतलब ये है कि हमने रिएक्टेंट कम कर दिए हैं। तो फिर क्या होगा कि प्रोडक्ट वाली साइड जो है वो वजनी हो जाएगी तो फिर प्रोडक्ट जो हैं वो लाजमी तौर पर इधर शिफ्ट होंगे टूवर्ड्स लेफ्ट और रेक्टेंट की मिकदारें पहले की निस्बत नए इक्विलिब्रियम पर बढ़ चुकी होंगी। तो ये बड़ी यानी आसान ज़बान में ये आपको मैंने बता दिया है कि हीट को आप एक जब रेक्टेंट समझेंगे तो फिर बिल्कुल उसी तरीके से अब आप इसकी डिस्कशन ज़हन में ले आए हैं जिस तरह हमने इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन डिस्कस किया था। अब यहाँ इसी चीज़ को इस तरीके से भी ज़ाहिर किया गया है कि ये ए और बी जो है ये सी बना रहे हैं और साथ चूँकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो अब आप इसी सिस्टम में टेम्परेचर और डाल रहे हैं, हीट और ऐड कर रहे हैं तो फिर ये इक्विलिब्रियम जो है ये टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होगा और रिएक्टेंट की मिकदारें मज़ीद बढ़ जाएंगी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस इक्विलिब्रियम। और इसी तरीके से अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और आप हीट को ऐड कर रहे हैं, यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, then this system will be shifted towards the right side and the concentration of products will be increased as compared to the concentrations which were present in the previous situation of the equilibrium. तो ये इसकी समरी है कि what is the effect of change in temperature. The increase of temperature favors reverse change in an exothermic reaction and forward change in an endothermic reaction. अब मेरा ख्याल है कि आप ज़रूर जो हम डिस्कशन हम कर चुके हैं उसकी मदद से ज़रूर इसको आसानी के साथ अब आप समझ चुके होंगे। तो अभी हमने जो डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर का फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, अब उसी की वजाहत यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से हम अभी करेंगे। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ज़ाहिर करने का तरीका है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को ज़ाहिर करने का तरीका है, या इस तरीके से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट जो है ये भी एक प्रोडक्ट है। अब ये सिस्टम है जिसमें हमने जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनको उनकी हीट को टूवर्ड्स प्रोडक्ट लिखा हुआ है और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उनकी हीट को टूवर्ड्स रिएक्टेंट लिखा हुआ है। तो अब अगर हम इन सिस्टम्स पर टेम्परेचर इनका बढ़ा देते हैं यानी हीट को ज़्यादा कर देते हैं तो इस सिस्टम की हीट को जब हम बढ़ाएंगे तो हम असल में प्रोडक्ट की मिकदार को बढ़ा रहे हैं, इसलिए अब जो सिस्टम है ये टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होगा
और रिएक्टेंट की मकदारें पहले की निस्बत बढ़ जाएंगी। तो ये इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, तो इस एरो से ज़ाहिर किया गया है, इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड लेफ्ट साइड। Similar is the case this one, production of HCl from hydrogen and chlorine is exothermic। और अगर हम इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट इसको और दे देंगे, तो सिस्टम विल बी shifted towards left side, and the products which have been produced already will be shifted to reactant towards reactants। और यही सिचुएशन इस केस में भी है, ये केस भी एक्सोथर्मिक है, और इसका टेम्परेचर बढ़ाने से भी इक्विलिब्रियम जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होगा। और ये सिस्टम जो है ये इनका रिवर्स है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और हीट जो है ये एक रिएक्टेंट है यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे सिस्टम की जब आप हीट को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे, तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टूवर्ड राइट साइड, and formation of products will be increased। This system is also is a similar system in which reactant are converted to products by absorption of heat। यानी ये रिएक्शन भी एंडोथर्मिक है। तो इस सिस्टम की हीट को बढ़ाने से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, ये सिस्टम भी टूवर्ड्स राइट शिफ्ट होगा, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी इंक्रीज। सिमिलर इज दिस वन केस, इसमें भी रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर के बढ़ाने से जो सिस्टम है ये टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा, एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी इंक्रीज्ड। तो यहाँ तक हमने वो तीनों पैरामीटर डिस्कस हमने कर लिए कि जिनको चेंज करने से किसी भी इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि कोई रिएक्शन जो है उसमें हम किस तरह मैक्सिमम यील्ड हासिल कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में ये पहली एग्जांपल है कि अमोनिया की जो फार्मेशन है बाय हैबर प्रोसेस, वो इस रिएक्शन से शो की गई है। तो वी विल डिस्कस द कंडीशंस इन विच वी कैन गेट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, क्योंकि किसी भी रिएक्शन करने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बने। ये ना हो कि वहाँ पे रिएक्टेंट ही पड़े रहें और रिएक्शन भी हम करते रहें, खर्चा भी होता रहे, और सारा इक्विलिब्रियम जो है वो इस तरह शिफ्ट हो जाए कि आखिर में हमें रिएक्टेंट ही हासिल हो और प्रोडक्ट बहुत थोड़ी सी हासिल हो या बिल्कुल ही हासिल ना हो। तो इसलिए ये ली चैटली प्रिंसिपल पढ़ने का मकसद ये है कि आप रिएक्शन को पहले से ही अच्छी तरह समझ के करें, और उसमें देख लें कि कौन सी कंडीशन सेट करेंगे तो प्रोडक्ट्स की मकदारें ज़्यादा से ज़्यादा हम हासिल कर सकेंगे। तो अभी ये वाला रिएक्शन जो है इस पर भी हम ली चैटलीज प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किन कंडीशंस पर अमोनिया मैक्सिमम हासिल हो सकती है। तो जिस तरह ये रिएक्शन शो कर रहा है, दिस रिएक्शन इज एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और हीट जो है वो जनरेट हो रही है अलोंग विद द प्रोडक्ट्स। तो इस इक्वेशन की मदद से हमने इस हैबर प्रोसेस को जाहिर किया है। अब चूंकि हमने ये सीख लिया है कि ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है और हीट जो है वो एक प्रोडक्ट है, और उसके अलावा ये जो रिएक्शन है इसमें नंबर ऑफ मोल्स की कमी आ रही है टूवर्ड्स प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल 4 हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल जो हैं वो 2 हैं। तो रिएक्शन इज कंप्लीटेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स बाय डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, यानी जब प्रोडक्ट बनती हैं तो नंबर ऑफ मोल्स में कमी आ रही है एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स। तो चूंकि हमने ये पढ़ लिया है कि अगर रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक हो, तो ऐसे रिएक्शन को अगर हम ठंडा करेंगे, हीट वहाँ से बाहर निकालेंगे, तो फिर प्रोडक्ट वाली साइड पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। तो इसलिए अमोनिया के केस में अब हमें मैक्सिमम यील्ड हासिल करने के लिए टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। तो लो टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जब हम किसी भी गैसियस इक्विलिब्रियम पर प्रेशर बढ़ाते हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स में कमी आ रही होती है। तो नंबर ऑफ मोल में कमी आ रही है टूवर्ड्स प्रोडक्ट्स। तो इस केस में अमोनिया की फार्मेशन के केस में
high pressure will favor the formation of products. So high pressure will shift the equilibrium towards right. तो इस तरह अगर कंसंट्रेशन को आप देखेंगे तो कंसंट्रेशन अगर आपने अमोनिया की ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करनी है तो ज़ाहिर है फिर हमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर हम मज़ीद अमोनिया जो है आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। और जिस तरह अभी हमने यहाँ ये पढ़ लिया कि लो टेम्परेचर जो है इट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट, तो जब भी हम टेम्परेचर को कम करते हैं और रिएक्शन को एट लो टेम्परेचर करते हैं तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़रूर कम हो जाता है, रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इसलिए ये देखा गया कि एट लो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डिक्रीज्ड, जिससे फार्मेशन ऑफ अमोनिया की रेट में कमी आ जाती है, तो इसलिए किसी कैटलिस्ट की मदद से ली जाती है। और इस केस में फाइनली डिवाइडेड बारीक पाउडर जो है आयरन का वो इस्तेमाल होता है कंटेनिंग मोलिब्डेनम एज कैटलिस्ट। सो फाइनली डिवाइडेड आयरन containing molybdenum as catalyst is used. इसके लिए यह है कि प्योर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन gases are used in the process, or any impurities in the gases would poison the catalyst and decrease its efficiency. यानी ये जो कैटलिस्ट है ये इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा लो टेम्परेचर पे, और बहरहाल ये इसमें ज़रूरी है कि जो नाइट्रोजन आप इस्तेमाल कर रहे हैं और हाइड्रोजन जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी अगर मौजूद होगी तो वो कैटलिस्ट को पॉइजन कर देगी और कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देगी, जिससे फिर ये जो रिएक्शन है फिर दोबारा इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो मैक्सिमम यील्ड हासिल करने के लिए हमें ये कंडीशन चाहिए होंगी, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट और प्योर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और इसके अलावा ये ग्राफ जो है इसको ज़ाहिर कर रहा है ये वाले सारी कंडीशंस को। ये प्रेशर जो है ये इट इज़ लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड परसेंटेज ऑफ अमोनिया इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से और प्रेशर के बढ़ाने से कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रही है। तो ये वाली अगर आप लाइन देखें तो ये लाइन जो है ये 600 डिग्री टेम्परेचर पर हासिल हुई और प्रेशर बढ़ाने से अमोनिया की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है। इस प्रेशर पर ये कंसंट्रेशन है और 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर थोड़ी सी कंसंट्रेशन में इजाफा हुआ, 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और इजाफा हो गया। अब अगर यही रिएक्शन जो है ये 500 डिग्री टेम्परेचर पे किया गया तो ये वाली लाइन ऑब्टेन हुई, ये वाली लाइन हासिल हुई। तो इसमें भी आप देखें तो प्रेशर बढ़ाने से मोड में इजाफा हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से कितना ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो पहले 600 डिग्री 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कंसंट्रेशन ये थी 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि इसी टेम्परेचर पर इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब टेम्परेचर 500 किया गया तो मिकदार जो है वो डबल हो गई, और टेम्परेचर को जब मज़ीद कम किया गया तो इसी 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अब कंसंट्रेशन जो है वो ये है। इसी तरह जब टेम्परेचर को 300 डिग्री किया गया तो इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अब कंसंट्रेशन जो है वो ये हो चुकी है। इस तरह जब टेम्परेचर को मज़ीद कम किया गया 200 डिग्री किया गया, इसी 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अब कंसंट्रेशन जो है वो और बढ़ चुकी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर को जैसे जैसे कम किया गया कंसंट्रेशन में इजाफा होता गया, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज इंक्रीज विद द लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। और इस तरह प्रेशर बढ़ाने से जो है ना ये भी तब मिकदार में इजाफा हो रहा है, लेकिन ज़्यादा जो चेंज आ रही है वो टेम्परेचर को कम करने से आ रही है। बहरहाल ओवरऑल इसकी समरी यही है कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर will favor the formation of ammonia. Manufacture of sulfuric acid by contact process. अब यहाँ भी हम वही कंडीशन डिस्कस करेंगे जिस तरह हमने अमोनिया के केस में किया कि कौन कौन सी कंडीशंस हम सेट करें ताकि हमें मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हासिल हो सके। तो सल्फ्यूरिक एसिड के सिंथेसिस के दौरान दो स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में ये होता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाई जाए फ्राम सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये सल्फर के जलाने से बनती है। सल्फर इज बर्न टू गेट सल्फर डाइऑक्साइड
and then sulfur dioxide is further reacted with oxygen to produce sulfur trioxide. और अगले स्टेप में जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये पानी में हल की जाती है, इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस H2SO4। तो मेन जो की स्टेप है इसमें वो यही होता है SO3 का, SO3 के बनने का। और SO3 की फॉर्मेशन जो है फ्रॉम SO2 इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जिस तरह आपने अमोनिया के केस में देखा अभी, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और यहाँ भी ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो रिएक्शन की एक चीज़ तो ये हमने एक्सप्लेन कर ली कि इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और दूसरी चीज़ ये है कि नंबर ऑफ मोल्स में क्या चेंज आ रही है। वो अगर आप देखें तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के जो हैं वो 3 हैं और जो प्रोडक्ट्स के हैं ये 2 हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स में कमी आ रही है। SO3 इज प्रोड्यूस्ड बाय द लोअरिंग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, और जो रिएक्टेंट्स हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं। तो ये मैंने इसकी समरी लिख ली कि रिएक्शन प्रोसीड्स विद ए डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो ये सिचुएशन सारी वही है जो अमोनिया की सिंथेसिस में थी। तो इसलिए वही सिचुएशन यहाँ पे हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमें मैक्सिमम यील्ड मिलेगी, यानी लो टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होते हैं उनका टेम्परेचर लो करें, हीट वहाँ से निकाल लें बाहर, तो फिर वो फॉरवर्ड सिमत में शिफ्ट होते हैं। इस तरह चूँकि नंबर ऑफ मोल में कमी आ रही है प्रोडक्ट फार्मेशन में, तो प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो फिर हमें हाई यील्ड प्रोडक्ट की मिलेगी। हाई प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। और लो टेम्परेचर जो है, जिससे हमने अमोनिया के केस में पढ़ा कि लो टेम्परेचर तो आपको शिफ्ट कर दे इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स राइट, लेकिन रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। तो इसलिए इस केस में भी जो रेट स्लो हो रहा है उसकी कमी जो है वो हम कैटलिस्ट से पूरी करते हैं। सो द वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। और इसमें भी उसी अमोनिया की तरह जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वहाँ पे प्योर लेनी थी, यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये शुड बी यूज्ड इन द प्रोसेस विच शुड बी प्योर एंड ड्राई। प्योर एंड ड्राई ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एनी इम्प्योरिटीज जो हैं गैसों के अंदर विल पॉइजन द कैटलिस्ट एंड डिक्रीज इट्स एफिशिएंसी। इस तरह ये एक मिसाल नाइट्रिक एसिड की है। नाइट्रिक एसिड prepared by in the following reaction by a process known as Birkeland-Eyde process। तो इस रिएक्शन में भी यानी नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड हासिल हो जाए तो देन दिस NO इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस HNO3। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसकी भी समरी ये लिखी हुई है कि दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, हीट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द रिएक्शन, सो हीट इज इन फैक्ट ए रिएक्टेंट। ये इस तरफ अगर आप इसको लिखेंगे तो ये प्लस डाल के लिखेंगे। तो हीट जो है ये इस रिएक्शन में एब्जॉर्ब होती है और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और दूसरी ये है कि रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है विद नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। रिएक्टेंट के भी नंबर ऑफ मोल उतने ही हैं जितने प्रोडक्ट्स के हैं, तो नंबर ऑफ मोल में कोई चेंज नहीं आ रही। तो इसलिए जिन रिएक्शन में ऐसे रिएक्शंस जिनमें नंबर ऑफ मोल में चेंज ना आ रही हो, तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ाने का या कम करने का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए ये लिखा हुआ है कि नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये चेंज इन प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। लेकिन जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है, इसलिए इस रिएक्शन को टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको हीट देनी पड़ेगी। तो हाई टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। हाई टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू राइट, however the pressure has no effect on the equilibrium concentrations। तीसरा ये कि हाई कंसंट्रेशन है, अगर आपने रिएक्शन को टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करना है तो रिएक्टेंट्स की मिकदार को ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि ये प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट होती रहें। So formation of nitric oxide is favored by using high concentrations of the reactants which are nitrogen and oxygen। Dear students, ली-चैटर्स प्रिंसिपल का टॉपिक यहाँ तक मुकम्मल हुआ और उम्मीद है आप अच्छी तरह इसको समझ गए होंगे।
इसको मुकम्मल समझने के लिए इसका पार्ट 1 भी देखें और पार्ट 1 का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और जो भी सवाल आपके जहन में आए इसको सुनते हुए और समझते हुए ज़रूर आपके जहन में सवालात आते होंगे, वो सवाल आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि उनके जवाब आपको मिलें और आप टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकें। मुझे इसका इंतज़ार रहेगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि और लोग भी इस टॉपिक से, इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि आप इस मौके से, इस अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।